तो मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस के लिए सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, कैसा लगा आपको जब आपने रिजल्ट देखा? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 44 रैंक। जनरली ये होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है, और आप प्रॉपर आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। Firstly, I did not believe what I was saying, to be honest, because I didn't expect such a high score or a high rank. Okay. But I am truly grateful that it worked out that way. And obviously, like me, my family, friends, relatives, everyone is super happy. So. ओके, तो मैम आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो वहां से आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहिए। सर्विसेज यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि इसमें प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है कि सिलेक्शन होगा, तो कैसे आपने स्टार्ट किया? दैट्स अ फेयर पॉइंट। तो मैंने 2-3 चीज़ें किया। फर्स्टली आई डिसाइडेड कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी, आई विल नॉट गिव सेकेंड अटेम्प्ट। मैंने इस साल का भी जबकि रिजल्ट भी नहीं आया था तो भी मैंने प्री का फॉर्म नहीं फिल किया, बिकॉज मुझे पता था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आप बार बार जिस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने एक ही अटैम्प्ट दिया, काफ़ी मुश्किल हो जाता है एनालाइज करना कि एक अटैम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, तो वो आपने कैसे एनालाइज किया? देखो, ऑब्वियसली कि ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता ही था कि मैं एक अटेम्प्ट में कर लूंगी, ऐसे आई एम मुझे कोई भरोसा नहीं था अपने आप पे इतना। पर मुझे ये भी पता था कि मैम आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था। अब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की क्या आपने कंबाइन स्ट्रेटजी स्टार्ट करी, और कैसे स्टार्ट किया था जब आप जॉब छोड़ के सडनली प्रिपरेशन में आए? तो मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट रहा है। एनसीईआरटीज वगैरह आपने नहीं पढ़े, फिर स्किप कर दी? आई डेंट हैव द टाइम टू स्टडी एनसीईआरटी। राइट, तो रिवीजन का कोई आपको टाइम मिला? मुझे लगता है कि जो 8 महीने होते हैं उसमें तो सिलेबस ही एक बार पूरा पढ़ लेना काफ़ी चैलेंजिंग एंड मुश्किल लगता है। आई थिंक इफ यू नॉट रिवाइजिंग देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग। तो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट ऑफ फ्रेंड्स। अभी हमारे साथ हैं मुदिता बंसल मैम, जिनका यूपीएससी में 44 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। ये मैम का फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैम की जर्नी है काफ़ी डिफरेंट है अदर एस्पिरेंट से, क्योंकि मैम अराउंड 6 ईयर कॉर्पोरेट जॉब किया है, और उसके बाद मैम ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज यूपीएससी क्लियर कर दिया और फाइनली आईएएस के लिए सिलेक्ट भी हो गए हैं। सो आज हम मैम से उनकी स्ट्रैटेजी जानते हैं, क्योंकि मैम ने अभी बताया कि उन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी ओनली 8 मंथ ही प्रिपेयर किया था प्रीलिम्स के लिए, देन वो 2 महीने जो मेंस का मिल जाता है, तो अराउंड रफली देखें तो 8 to 10 मंथ ही मैम ने प्रिपरेशन करी है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने कम टाइम में कैसे क्रैक किया जा सकता है यूपीएससी को। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस के लिए सिलेक्शन हो गया है। थैंक यू सो मच सर। ओके मैम, कैसा लगा आपको जब आपने रिजल्ट देखा? फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 44 रैंक। जनरली ये होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ही हो जाए, बहुत बड़ी बात होती है, और आप प्रॉपर आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। Firstly, I did not believe what I was saying, to be honest, because I didn't expect such a high score or a high rank. Okay. But I am truly grateful that it worked out that way. And obviously, like me, my family, friends, relatives, everyone is super happy. So. ओके मैम, जैसे आपने अपने रिजल्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताया, तो आपने अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आप जॉब करते थे, तो पहले तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? So, मेरा फैमिली बैकग्राउंड हैज़ बीन प्रीटी सिंपल। मैं पंजाब लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, वहीं पे मैंने अपना स्कूलिंग एवरीथिंग किया है, एंड देन आई वेंट टू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर माई ग्रेजुएशन। माई फैमिली इज़ इनटू सिंपल बिजनेस, बट obviously they've been super supportive of teaching me and getting me forward. मेरा SRCC से प्लेसमेंट हो गया था in the company that I'm working for since then. So and I've been working for the same job for the last 6 years. But even within the job, I was working in the social impact domain. So I was working with bureaucrats, with governments, and that is what inspired me to actually go for civil services. ओके, तो मैम आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको सिविल सर्विसेज या फिर आईएएस की तैयारी करना चाहिए। तो मैम जो 6 ईयर का अराउंड आपने जॉब किया, तो एक गैप हो जाता है अच्छा खासा, फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट है जो कि फिर से उस जोन में जाए। एक कह सकते हैं, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा पहली बात, जो कंटिन्यूसली 6 ईयर से अर्निंग कर रहे हैं और अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, फिर वो तैयारी करें तो एक है, और दूसरा सिविल सर्विसेज यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि इसमें प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है कि सिलेक्शन होगा, तो कैसे आपने स्टार्ट किया? दैट्स अ फेयर पॉइंट। तो मैंने 2-3 चीज़ें किया। फर्स्टली आई डिसाइडेड कि मैं एक ही अटैम्प्ट दूंगी, आई विल नॉट गिव सेकेंड अटैम्प्ट। मैंने इस साल का भी जबकि रिजल्ट भी नहीं आया था तो भी मैंने प्री का फॉर्म नहीं फिल किया, बिकॉज मुझे पता था कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आपने मेंशन किया, देयर वाज अ सैलरी दैट आई वाज फॉरगोइंग,
तो इंस्टेड ऑफ लीविंग माई जॉब मैंने 1 ईयर का ब्रेक लिया जॉब से, सबैटिकल लिया, एंड फिर मैंने प्रिपेयर किया, एंड हेंस मेरे पास टाइम लिमिटेड था बिकॉज 1 ही साल का मैक्सिमम सबैटिकल मिल पाया था मुझे। और उसके बाद में आई रियलाइज कि देखो, आपको फाइनल एम इज आप नेशन को सर्व कर रहे हो। जी। UPSC is not the only way to serve the nation, even though it's one of the most powerful ways of serving the nation. तो इस वजह से I give myself one attempt. तो वो प्रेशर मेरे पास उस तरह से था कि हाँ, एक ही अटेम्प्ट है तो सब कुछ देना है, बट आई थिंक दैट इज़ हाउ आई मेड द डिसीजन। ओके मैम, जैसे कोई डिसीजन लेना होता है, जनरली आपने काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया, तो फैमिली वगैरह कई बार कहते हैं कि नहीं इस तरीके का क्यों करना है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उनको आपने कैसे कन्वेंस किया? और रादर बहुत सारे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनके रहता है कि हाँ ग्रेजुएशन कर लिया, कुछ जॉब करो, कब तक आप ऐसे पढ़ते रहोगे। और इवन आपने ओल्ड राजेंद्र नगर में भी देखा होगा, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 4-5 अटैम्प्ट दे रहे हैं और अभी तक इवन प्रीलिम्स भी नहीं निकला काफ़ी लोगों का, और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो भी एक कहीं ना कहीं पेरेंट्स को कन्विंस करना उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखो, मैंने अपने पेरेंट्स को यही कह के कन्विंस किया कि मैं एक ही अटेम्प्ट दूंगी, आप मुझे एक अटेम्प्ट का, बिकॉज आई एम टेकिंग अ बेट ऑन माई सेल्फ, तो आप मुझे एक अटेम्प्ट का अपॉर्चुनिटी दे दो, एंड अगर वर्कआउट नहीं किया तो आई विल गो टू अ कॉर्पोरेट जॉब। मैंने अपने आप को ये बोला था, एंड माई पेरेंट्स, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वो काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। मतलब दे अंडरस्टूड कि हाँ, जब तक ये एक अटेम्प्ट नहीं देगी इसको वो रिग्रेट रहेगा कि मैंने वो अटेम्प्ट नहीं दिया है। तो उन्होंने भी हेल्प किया और उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट किया। जो आपका वो वाला पॉइंट है दैट पेरेंट्स प्रेशराइज स्टूडेंट्स और देयर चिल्ड्रन कि आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आप जॉब के लिए जाइए एक्सेट्रा। देखो, पेरेंट्स आर लुकिंग आउट फॉर देयर चिल्ड्रन, दे वांट कि हाँ, उनको इन फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए। मेरा एक मेजर डिसीजन ऑफ ऑल्सो वर्किंग बिफोर राइटिंग सिविल्स वॉज कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो मेरे पास में बिफोर मैं कोई भी अटेम्प्ट दूँ। लाइक एक थॉट तो मेरे पास कॉलेज में भी था कि हाँ, मैं सिविल्स दे सकती हूँ, पर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रेस है ना ऑफ एक्चुअली परफॉर्मिंग इन द एग्जाम, आपके पास एक सिक्योरिटी है बिकॉज आप एक बर्डन नहीं हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, और आपके पेरेंट्स को भी एक सिक्योरिटी है। तो आई थिंक दैट वर्क्स वेल। सेकेंडली, द फैक्ट कि मैंने एक अटेम्प्ट बोला, एंड आई एम नॉट इवन रिकमेंडिंग फॉर अदर्स, बट अगर आप अपने अटेम्प्ट्स लिमिट कर सकते हो तो लेट्स से 3 ही दूंगा मैं मैक्सिमम, या 4 ही दूंगा, अब उससे क्या करोगे, यू आर सेविंग ईयर्स ऑफ योर प्राइम लाइफ। राइट। तो एंड दिस आई ऑलवेज से कि आप प्लीज़ लिमिट कीजिए, आप मैक्सिमाइज कीजिए, आप अपनी इतना एफर्ट डाल रहे हो उन 3 अटेम्प्ट्स में, ताकि आप उसमें कन्वर्ट कर ही लो। राइट मैम, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, आप बार बार जिस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आपने एक ही अटैम्प्ट दिया, काफ़ी मुश्किल हो जाता है एनालाइज करना कि एक अटैम्प्ट में क्लियर किया जा सकता है, तो वो आपने कैसे एनालाइज किया? देखो, ऑब्वियसली कि ऐसा तो नहीं कि मुझे पता ही था कि मैं एक अटेम्प्ट में कर लूँगी, ऐसे आई एम, मुझे कोई भरोसा नहीं था अपने आप पे इतना, पर मुझे ये भी पता था कि अगेन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर जितना टाइम मैं पढ़ने, एक अटेम्प्ट इसलिए क्योंकि 1 साल पढ़ के मैं पेपर ट्राई करूँगी, मेरा नॉलेज ऐड हो रहा है, तो देयर इज़ नो डाउन साइड टू इट। बट अगर मैं वो दूसरे अटेम्प्ट में जाती हूँ तो बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी इन अ गुड जॉब, तो एक तो मेरे घर वालों पे प्रेशर ऐड होगा, सेकेंड जो मैं उसमें काम करके इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करी थी मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज नाउ आई एम जस्ट टू माई सेल्फ। तो इस वजह से मेरा थॉट प्रोसेस ये था कि एक ही अटेम्प्ट दूंगी। ओके मैम, आपका ऑप्शनल क्या था? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी था। तो आपको क्या लगता है कि सोशियोलॉजी ने कितना बड़ा रोल प्ले किया आपको रैंक दिलाने में? आई डोंट हैव माई मार्क्स का स्प्लिट अभी, तो मुझे नहीं पता है। हाँ। मेरा आई एम श्योर बिगर रोल प्लेड वॉज बाय इंटरव्यू। मेरे इंटरव्यू में स्कोर थोड़े हायर साइड पे आए हैं एज कम्पेयर टू मेंस। मेंस के मेरे मार्क्स आर गुड बट इतना हाई नहीं है, लाइक पीपल हैव स्कोर्ड मच मच हायर। और वो शायद इसलिए हुआ बिकॉज मेरे पास लिमिटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर था। बट सोशियोलॉजी, इवन दो आई डोंट नो द स्कोर, बट एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत मज़ा आया सोशियोलॉजी पढ़ के। ओके मैम, अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की क्या आपने कंबाइन स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी, और कैसे स्टार्ट किया था जब आप जॉब छोड़ के सडनली प्रिपरेशन में आए? तो मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा डिफरेंट रहा है। मैम, एनसीईआरटीज वगैरह आपने नहीं पढ़े, फिर स्किप कर दिए? I didn't have the time to study NCERTs. Right. The only NCERTs I studied were 3. One is geography. तो geography का my source was NCERT 11th and 12th का। 10th से नीचे तो मैंने कोई भी NCERT नहीं पढ़ा।
11th-12th का. एंड फॉर एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री, तमिलनाडु बोर्ड का एक बुक आता है जी. जो मैंने एक स्टोरी बुक की तरह पढ़ा. लाइक आई नेवर लर्न फ्रॉम इट बिकॉज आई फील इट्स टू हैवी, बट दोज वर द ओनली एनसीईआरटी. वन थिंग इज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आप कम भी पढ़ रहे हैं पर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैटर इज मोर. बट जो टाइम है ना वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन कहाँ पे हो आप अपनी जर्नी में. जैसे फर्स्ट 4 months मतलब फर्स्ट 3 months फॉर श्योर मैं 5-6 घंटा पढ़ती होती थी मैक्सिमम, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे पढ़ने की आदत ही नहीं थी. जैन से मैंने वो नंबर 8 hours पे करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 7 to 8 hours, 7 to 8 hours, वो भी बहुत स्ट्रेच होता था मेरे लिए. मार्च से आई एक्चुअली यूज टू स्टार्ट टचिंग 10 hours, क्योंकि प्री पास आ रहा था. 10 hours रोज का, 10-11, 10-11. प्री से पिछला महीना तो 12 hours, 13 hours, 14 hours, जितना आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए. एंड बिटवीन प्री एंड मेन्स अगेन आई यूज टू टारगेट कि 10 hours से ज़्यादा पढ़ पाऊँ. एवरेज 12 होता था और 14-15 तक चला जाता था, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है. प्लस मेरा प्री बहुत लेट हो गया था बिकॉज ऑफ दिल्ली इलेक्शंस, तो मेरा जून में हुआ था प्री फॉर अगस्त के मेंस. तो मेरे पास 2.5 महीना भी नहीं था प्रॉपरली, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता. ओके, तो रिवीजन का कोई आपको टाइम मिला? मुझे लगता है कि जो 8 महीने होते हैं उसमें तो सिलेबस ही एक बार पूरा पढ़ लेना काफ़ी चैलेंजिंग एंड मुश्किल लगता है. आई थिंक इफ़ यू नॉट रिवाइजिंग देयर इज नो यूज ऑफ स्टडिंग. तो मैंने बहुत जल्दी सिलेबस ख़त्म करने का कोशिश किया. लाइक आई थिंक बाय मार्च मेरा सिलेबस ख़त्म हो, लाइक पहले तो अक्टूबर से दिसंबर में जो बेसिक एकदम बेसिक हुआ था, टिल बिटवीन जैन एंड मार्च मैंने पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म कर दिया था बेस्ड ऑन एटलीस्ट मेरा स्टैटिक रिसोर्सेज एंड PT 365 का एक रीडिंग. अप्रैल मई जून में आई थिंक आई टारगेटेड सम 6 to 7 रिविजन्स. तो और मेरा रिवीजन स्टाइल थोड़ा अलग था. तो पहले अगर मेरा मार्च में ख़त्म हुआ है तो पहले तो मेरा पूरा अप्रैल मेरी फर्स्ट रिवीजन में गया, फर्स्ट रिवीजन बट एक्सटेंसिव अच्छे से रिवीजन. देन मैंने मई में 2 रिविजन्स टारगेट किया, क्योंकि 30 days का 15 days बिकॉज नाउ यू नो कॉन्टेंट मोर. एंड क्योंकि मेरे पास जून के 6 एक्स्ट्रा डेज से जून 6 को था, तो लाइक उस तरह से आई मेड माइक्रो नोट्स जो मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी. तो फिर मैं उसको और ऐसे लास्ट के 4 weeks में तो आई जस्ट केप्ट रिवाइजिंग दोज माइक्रो नोट्स. तो वो तो मैंने शायद 6-7 times आई वुड हैव रिवाइज्ड माई नोट्स. तो और मैं रिविजन के लिए ना अलग अलग चीज़ें तरीके यूज़ करती थी. जैसे अगर मुझे स्टैटिक आता है, मुझे लक्ष्मीकांत याद हो गई है, पर मेरा कोर्स क्रैश कोर्स में स्टैटिक का पोर्शन है, तो मैं वो फिर भी सुनूंगी चाहे मुझे वो आता है फॉर अ रिविजन. या फिर अगर मैंने PT 365 कर लिया है तो ऑनलाइन मटेरियल होता है PT 365 जो टीचर्स कवर कर रहे होते हैं, मैं उसको 2x पे सुनती थी टू रिवाइज. तो ताकि मुझे हर बार सिर्फ पढ़ना ना पड़े. आई एम नॉट चेंजिंग रिसोर्सेज बट आई एम रिवाइजिंग इन ऑडियो विजुअल फॉर्मेट. तो ओके, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए इस तैयारी में, या फिर जो नोट्स बनाने होते हैं? So I did make short notes, which is what I did specifically in the last month. मेरे प्री से 1 महीना पहले जब मैं अपना लाइक मे बी 3rd रिविजन पे थी, तो जो जो चीज़ें मैं भूलती थी, मैंने एक पेपर लिया A4 साइज शीट. आई यूज टू फोल्ड इट 3 times ताकि उसमें बेसिकली ऐसे 2 लाइन्स आ जाए, तो वो 6 कॉलम्स में डिवाइड हो गया ना, 3 इस साइड और 3 बैक साइड पे. मैं हर कॉलम के अंदर बहुत शॉर्ट में लिखती थी, मुझे क्या याद नहीं रहा. और फिर मैंने इस तरह से हर सब्जेक्ट के लिए किया ओवर अ स्पैन ऑफ 15 days. तो मेरे हर सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 पेजेस के माइक्रो नोट्स बन गए, और फिर मैं सिर्फ उनको रिवाइज करती थी. लाइक आई नो व्हाट अ मनी बिल इज. अब मुझे उसके लिए लक्ष्मीकांत फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हो सकता है मैं उसका आर्टिकल भूल जाऊँ. तो मेरे माइक्रो नोट में सिर्फ ये होगा कि 1110 मनी बिल, ओके, और या फिर प्रेसिडेंट कंसेंट, येस नो, इस तरह से वॉट एवर, जो कि मुझे चीज़ें भूल गई हैं, तो बहुत छोट में. और फिर मैं वही रिवाइज करती थी, फिर मैं उसको हाईलाइट करती थी अलग अलग कलर्स से इन एवरी रिविजन. ओके. सो दिल्ली में रह के आपने प्रिपेयर किया? घर से वो स्टडी हो जाती है? जनरली लोग दिल्ली प्रेफर करते हैं कि I नहीं, दिल्ली में जाएंगे तो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ऑल्दो घर से रह के भी सिलेक्शन होती हैं, आप भी एग्जाम्पल हैं. आई थिंक घर से रह के ज़्यादा सिलेक्शन होती है बिकॉज आपके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है. आप सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हैं, आपकी फैमिली को पता है कि आप इसके लिए क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं. तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिट हो जाता है, बिकॉज घर पे लोग कम होते हैं वर्सेस ORN जहाँ पे सब एस्पिरेंट्स है. तो इसलिए मैंने तो घर से किया था. आई जस्ट टुक माई रूम. उस रूम में कोई अलाउड नहीं होता था पूरा दिन, सिर्फ मैं, एंड आई यूज्ड टू स्टडी. सो दैट्स इट.
ओके, जब सिलेबस कवर करना स्टार्ट करें तो कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने का ट्राई करें, या फिर मल्टीपल सब्जेक्ट्स? 2 सब्जेक्ट्स, 1 जीएस 1 ऑप्शनल। ओके। जब एटलीस्ट फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो यही होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आपका जीएस का एक बार पढ़ना और एक बार रिवीजन हो चुका है, उसके बाद में आप 2 जीएस और 1 ऑप्शनल कर सकते हैं। बट या फिर एनीवे जैसे प्री पास आते तो ऑप्शनल छोड़ना पड़ता है, तो दिन में 3 जीएस टारगेट करती हूँ मैं। ओके, डेफिनेटली मैम आपके आंसर राइटिंग स्किल बहुत अच्छे होंगे। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए क्या आप ट्राई करते थे, या फिर कैसे एक स्टूडेंट्स बहुत बेटर आंसर लिख सकते हैं सो दैट कि स्कोरिंग अच्छी आए? क्योंकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ है तो डेफिनेटली मैम आपने काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे। सो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो ध्यान में रखे जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप एक चीज़ होता है नोट्स आना और एक चीज़ होता है आंसर लिखना। हमें आंसर लिखना है, हम अपने नोट्स रिप्रोड्यूस नहीं करने हैं। तो अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी क्या पूछ रहा है और क्यों पूछ रहा है विल हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स, दैट्स वन। और वो आपका एक्चुअल में न्यूज़पेपर रीडिंग से या करंट अफेयर से आपको समझ आ जाता है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर लोकायुक्त पे क्वेश्चन आया था, दैट वाज बिकॉज इट हैड कंप्लीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स और वो उस टाइम पे न्यूज़ में था, इसलिए लोकायुक्त पे क्वेश्चन आया था। तो उस तरह का चीज़ें। तो अब नाउ क्योंकि मुझे समझ आ रहा है कि ये क्यों आया, तो मेरा आंसर भी प्रॉपरली बेटर मैं लिख सकती हूँ, दैट्स वन। 2 इज मोनोटनी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है आंसर्स में। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लाइक लॉन्ग एसेज या फिर जस्ट 1 2 3 4 1 2 3 4, आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए विद इंट्रोडक्शन, विद फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर जो एक डिमांड को एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो दूसरे डिमांड को एड्रेस कर रहा है क्वेश्चन का, इस तरह से। एंड third is I used to add a lot of diagrams, graphs, pictures, maps, anything that I could think of। मतलब जैसे अगर चोला आर्किटेक्चर आया तो मैंने चोलास का जहाँ पे वो था चोला डायनेस्टी, वो मैप ड्रॉ कर दिया। उसका कोई रेलिवेंस, ये रेलिवेंस है दैट आई नो कि हाँ चोला, मुझे पता है कि चोला डायनेस्टी कहाँ पे। इट वॉज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, इट मेड माई लुक पेपर लुक बेटर। तो मैं ये डेफिनेटली करती थी। वन एडिशनल थिंग जो मैं करती थी इज स्टार्ट या एंड में मैं कुछ या तो करंट अफेयर रिलेटेड डालने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम मॉलडीव्स पे क्वेश्चन आया, ऑल ऑफ अस नो कि वो क्यों आया, बिकॉज देयर वाज हैशटैग बैन मॉलडीव्स वर्किंग आउट, राइट। तो मेरा जो कंक्लूजन था वो मैंने इसी तरह से दिया, दैट द स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स cannot be overpowered by social media movements like hashtag ban Maldives. So like this kind of thing, उससे आपका आंसर ना अलग से स्टैंड आउट करेगा, इंस्टेड ऑफ कि हाँ सबने कुछ तो लिखा होगा, इसमें आपको कुछ अलग दिखेगा। तो वो मेरा एम रहता था। ओके, प्रीलिम्स में आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, और अटैम्प्ट करने का क्या पैटर्न था? जब आप अटैम्प्ट कर रहे थे तो किस टाइप के क्वेश्चंस को आपने पहले अटैम्प्ट करने का ट्राई किया, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहे होंगे या फिर नहीं आ रहे होंगे, तो उनको कैसे डील किया? तो आई थिंक जीएस और सीसैट दोनों का स्ट्रैटेजी अलग रहता है। जीएस में आई अटेम्प्टेड 89 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, पर ये नंबर इज मेरा नंबर। हर किसी का अपना स्वीट स्पॉट होता है जो कि आप अपने मॉक्स में फिगर करते हो। मैंने अलग अलग मॉक्स में अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, एक में एज लो एज 70, एक में एज हाई एज 95। और मैंने देखा कि कितने क्वेश्चंस मैं हर बार जब अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस सही होंगे और कुछ क्वेश्चंस गलत होंगे। आई नीड टू इंक्रीज मेरा सही का नंबर, रिड्यूस मेरे गलत का नंबर, ताकि मेरे पास पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। अगर लेट्स से मैंने 95 क्वेश्चंस किए जिसमें से 30 गलत है मेरे, तो देन मेरा पॉजिटिव बेनिफिट कम है, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है। वर्सेस जब मैं 89 करती थी तो आई रियलाइज लाइक 85 से 90 के बीच में मेरे पॉजिटिव मार्क्स बढ़ते थे। तो मैंने वही अटेम्प्ट किया जिसमें आई डिड 2 राउंड्स इन द एक्चुअल पेपर। मेरा एम था 3 करने का, बट टाइम नहीं मिल पाया। पहले राउंड में मैंने सिर्फ जो मुझे लाइक 90% श्योरिटी से आंसर्स आते थे, यूजली देयर आर स्टैटिक क्वेश्चंस या बहुत बेसिक करंट अफेयर्स, वो कवर किए। सेकेंड वाज जिसमें मुझे 50-50 आंसर आता था, जिसमें एजुकेटेड गेस्ट वर्क करना पड़ता है। बट ओके मैम, मेंस में जब आप अटैम्प्ट करते थे, क्योंकि मेंस में गैप भी कम मिलता है और थोड़ा सा ये होता है कि जल्दी से पेपर को टाइमली करना है, क्योंकि ऐसा होता है ना, काफ़ी क्वेश्चंस फिर काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं वो कम वर्ड्स में लिख के आ पाते हैं टाइमिंग की वजह से, तो वो कैसे आप करते? इट्स जस्ट प्रैक्टिस, मतलब देर इज़ नो अदर वे। आप प्रैक्टिस कीजिए। मैंने अपने सामने वो टाइमर रखा हुआ था, वो छोटा सा ब्लैक टाइमर आता है,
जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो उसमें मैं 7 मिनट का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती होती थी एंड वो बीप करने लग जाता था आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 10 मार्कर एंड 10.5 मिनट्स फॉर अ 15 मार्कर, और वही बार बार बस प्रैक्टिस करती थी। ओके मैम, इंटरव्यू आपका अच्छा गया जस्ट बिकॉज कि आपने जॉब की हुई थी, तो काफ़ी टाइम आपका एक्सपीरियंस हो गया था पब्लिक्स के साथ डीलिंग करने में, या फिर अपने सीनियर के साथ, या फिर जो भी अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ, इस वजह से अच्छा गया, या फिर आपने इसके लिए एडिशनली कुछ प्रिपेयर किया हुआ? थ्री थिंग्स यहाँ पे। फर्स्ट इज एंड द बिगेस्ट क्रेडिट इज जो आपने अभी बोला, बिकॉज मैंने इतना कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस कर रखा था तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बाकियों के कंपैरिजन में ऑब्वियसली विल बी स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। बट टू थिंग्स दैट डिड हेल्प, वन इज मैंने अपना एक स्टडी ग्रुप बना लिया था, लाइक इंटरव्यू ग्रुप, उन बच्चों का जिनका उन्हीं डेट्स में इंटरव्यू था। Okay. तो जैसे मेरा February 8th को इंटरव्यू था, तो जिनका Jan 25th से लेके Feb 15 तक इंटरव्यू था, मैंने सिर्फ उन बच्चों को पकड़ा एंड हमने 6 लोग का ग्रुप बनाया जिसमें एवरी नाइट हम 1.5 to 2 आवर्स स्पेंड करते होते थे। एक बच्चा आंसर करेगा और बाकी 5 बच्चे उसको क्वेश्चन करेंगे, हर बच्चा 2 क्वेश्चंस पूछता था एंड दैट पर्सन हैज़ टू आंसर। तो वो रियल लाइफ सिमुलेशन था फॉर एवरी स्टूडेंट, वी यूज्ड टू डू इट एवरी डे। Right. और फिर हम फीडबैक भी देते थे और वो टॉपिक में अगर आंसर अच्छा नहीं लगा तो डिस्कस भी करते थे एडिशनल पॉइंट्स। राइट मैम, काफ़ी क्यूट तरीके से बता रहे, बच्चा वो सारे 5 तो उसमें जो ग्रुप एक्चुअली 5 out of 6 of our group members actually cleared और Okay, सबका great. 180 प्लस आया है इंटरव्यू में, नाइस। क्योंकि आई एम श्योर कि वो हेल्प किया। एंड थर्ड इज आई ऑल्सो इनरोल्ड इन लाइक आई गिव लाइक 6 मॉक्स, तो उनका जो जो फीडबैक होता था वो मैं इनकॉर्पोरेट करती थी। और बाकी देर इज़ अनदर इंस्टीट्यूट जिनका मैंने ऐसे कोर्स इनरोल कर लिया था, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इनरोल कर लिया था करंट अफेयर्स कवर करने के लिए एट्सेट्रा। पर एंड लास्टली ऑब्वियसली देयर इज न्यूज़पेपर रीडिंग, मैं बहुत ज़्यादा करती थी न्यूज़पेपर्स। लाइक मैं एक प्रॉपर न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर्स प्रॉपर्ली पढ़ती थी और मैं न्यूज़ सुनने लग गई थी, विच हेल्प्स विच स्टूडेंट्स डोंट डू। ओके, लास्ट में कोई आपके टिप्स एंड ट्रिक्स रहे हों सो दैट कि आपने इतने कम टाइम में यूपीएससी को क्लियर किया है, तो उनको प्लीज़ शेयर करें। आई थिंक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फोमो से प्लीज़ बचिए। बहुत मार्केट में मटेरियल है, अपने रिसोर्सेज को लिमिट कीजिए और उनको रिवाइज कीजिए। वॉल्यूम पे मत जाइए, रिटेंशन पे फोकस कीजिए। प्री में दे नॉट आस्किंग रॉकेट साइंस। आपको अगर आपके पास बेसिक सोर्सेज स्पेशली और स्टैटिक इज कवर्ड और आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन। सेकेंड इज पास योर क्वेश्चन पेपर्स, आई कांट स्ट्रेस इनफ। प्री के लिए, मेंस के लिए extremely important. Third is when you're doing mains, focus on your presentation. आपका diagrams, value and a lot of value addition, not only just diagrams. Value addition जैसे committee reports, case judgments, data, numbers, facts, figures, कोई current affairs हुआ है, examples, हर point में add करने का कोशिश कीजिए कुछ ऐसा point जहाँ से आपका आंसर जेनेरिक की जगह स्लाइटली स्पेसिफिक हो जाए, तो आई थिंक इट हेल्प्स। एंड अपने ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, गूगल और यूट्यूब रिसोर्सेज आपने अच्छे से यूज़ किया है। फ्री मटेरियल बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल शाउट आउट टू लाइक सुदर्शन सर का वर्ल्ड मैपिंग सीरीज फॉर दैट मैटर, या फिर स्लीपी क्लासेस का देयर इज यूट्यूब मटेरियल ऑन सोशियोलॉजी। तो मैंने वो बहुत एक्टिवली यूज़ किया बिकॉज मेरे पास फुल फाउंडेशन कोर्सेज लेने का टाइम नहीं था। ओके, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आपने वही रेफर करे हैं? वेरी बेसिक रिसोर्सेज जो जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, लक्ष्मीकांत एंड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है मैंने पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, लूसेंट फॉर एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री, एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स, आईआर के लिए पीटी 365, साइंस एंड टेक के लिए पीटी 365। सो वेरी बेसिक रिसोर्सेज। देर आर सर्टेन वैल्यू एडिशन थिंग्स दैट आई डिड डू, जो कि मैंने काफ़ी डिटेल में टू बी ऑनेस्ट अपने चैनल पे भी डाल रखे हैं, अगर किसी को भी रेफर करना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम के चैनल। ओके, सो मैम का टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके ज्वाइन करें और वहाँ पे इस मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ओके, सो मैम थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी डिटेल में अपने एक्सपीरियंस को और स्ट्रैटेजी को शेयर किया। डेफिनेटली जो एस्पिरेंट्स हैं प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्प होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।